हेलो एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, उसका बेसिक डेफिनेशन देख लिया था। तो क्या था ली चैटलियर प्रिंसिपल? अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम मिक्सर है वो वापिस से इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए आपने जो भी उसके साथ किया उसका अपोजिट करेगा, बराबर है कि नहीं। मतलब जो तुमने चेंजेस किए उसके अंदर, जो भी आपने चेंजेस किए उस चेंजेस को वो नलीफाई करने के लिए, कम से कम मिनिमाइज करने के लिए वो उसका एग्जैक्टली उल्टा करेगा। और यही था तुम्हारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। देन हम लोगों ने उसके अंदर पहला फैक्टर देख लिया था। पहला फैक्टर किस चीज का था? इफेक्ट ऑफ चेंज इन मोल्स या फिर कंसंट्रेशन। अगर हम मोल्स या कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस करें तो तुम्हारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जो रिएक्शन का मिक्सर है इक्विलिब्रियम, वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि इक्विलिब्रियम को फिर से रीगेन कर किया जा सके। ये चीज हम लोगों ने देखा था। देन उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हम रिएक्टेंट्स को ऐड करें, क्या रिएक्टेंट्स को ऐड करें तो तुम्हारे जो रिएक्शन मिक्सर है वो इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए किधर में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या फिर अगर हम प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम मिक्सर फिर से इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ऐसे ही अगर हम रिएक्टेंट्स को रिमूव कर दें तो तुम्हारा रिएक्शन जो मिक्सर है वो किधर में जाएगा? बैकवर्ड में। या फिर हम प्रोडक्ट्स का अमाउंट और ऐड कर दें, बराबर है, तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम मिक्सर है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये लॉजिकल था। और बाकी रिएक्शन क्वोशेंट से कैसे कंपेयर करते हैं वो भी मैंने सिखाया था और कुछ डायग्राम्स बनाए थे, ठीक है। अब हम लोगों के पास दूसरा इफेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर या फिर वॉल्यूम। देखो दोनों में से कोई एक ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर का आप जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो तुम्हारे पास मोल्स अगर फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, तो तुम्हारे पास जो प्रेशर है वो किसके? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो प्रेशर का इफेक्ट होगा एग्जैक्टली उसका इफेक्ट को किसका होगा? वॉल्यूम का, बराबर है कि नहीं। जो प्रेशर का इफेक्ट होगा एग्जैक्ट उसका उल्टा होगा किसका? वॉल्यूम का इफेक्ट। तो हम अगर प्रेशर का इफेक्ट देख लेंगे वो समझ लेंगे, तो वॉल्यूम का इफेक्ट एग्जैक्टली उसका उल्टा लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम को समझने के लिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन के नेचर को जानना पड़ेगा। क्या? रिएक्शन के नेचर को जानना पड़ेगा। नेचर का मतलब, रिएक्शन का नेचर का मतलब, तो तुम्हारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की होती हैं। कैसी रिएक्शंस? एक ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एनजी क्या होता है? जीरो। एक ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा एनजी क्या होता है? पॉजिटिव। और तीसरी जो हमारे पास थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए डेल्टा एनजी लेस देन जीरो। तो बेसिकली तीन तरह की हमारे पास रिएक्शन होती हैं। तो वो जो रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वो तुम्हारा किस टाइप का है, सबसे पहले हमको उस चीज का वो नेचर जानना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, टू नो द इफेक्ट ऑफ, टू नो द इफेक्ट ऑफ, टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, we have to determine the nature of reaction. We have to determine the nature of reaction. नेचर ऑफ रिएक्शन इसका मतलब क्या है ये भी लिख लो। दैट इज डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो, या फिर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। ओके, सो इससे जो प्रीवियस वाला हम लोगों ने इफेक्ट देखा था, जो इफेक्ट ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन था, वहां पर हमको डेल्टा नेचर, रिएक्शन के नेचर से कोई मतलब नहीं था कि रिएक्शन चाहे कैसी भी हो, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, डेल्टा एनजी पॉजिटिव, जीरो, कैसी भी रिएक्शन हो, इससे पहले वाले इफेक्ट में।
तो वहां पर हमारे पास क्या था कि बस रिएक्टेंट को ऐड कर दो तो रिएक्शन आगे भागेगा, प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तब भी रिएक्शन आगे भागेगा। ये पहले वाले इफेक्ट में था। यहां पर हमारे पास अगर प्रेशर और वॉल्यूम का देखना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है, दैट इज डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एन जी नेगेटिव और डेल्टा एन जी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस। अब हमारे पास है फॉर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0। डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 इस केस के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कैसे। देखिए कोई रिएक्शन लिख लें, जैसे मान लीजिए मेरे पास है H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2HI गैस। ये भी गैसियस है, ये भी H2 भी आपका किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, बराबर है कि नहीं। ध्यान से देखोगे तो देखो तुम्हारे पास इसके लिए डेल्टा एन जी कितना है 2 माइनस 2 0। ओके, अब तुम्हारे पास क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो तुम्हारा जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, बराबर है कि नहीं। जब तक नहीं बोला जाए तब तक मान के चलना है कि जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर हम तो डिफरेंट मानेंगे, तो मैं बोलूंगा कि सेम मानेंगे और हम लोग फिर कुछ नहीं आपस में झगड़ते रहेंगे। ठीक है, तो डेल्टा कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो टेम्परेचर क्या मान के चलना है, फिक्स मान के चलना है। ओके, और फिक्स टेम्परेचर पे तुम्हारे पास इस इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं उसका वैल्यू है केपी। सारी की सारी क्योंकि गैसियस हैं तो मैं किस में डील कर रहा हूं, केपी के अंदर। ओके ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए अगर मैं क्यूपी का एक्सप्रेशन लिखूं, देखो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं या फिर प्रेशर को डिक्रीज करता हूं, क्या ओवरऑल मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, एक्सटर्नल जो तुम्हारे पास प्रेशर है सिस्टम का उसको अगर मैं इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो इस इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या किसी भी डायरेक्शन में ना जाए तुम्हारे पास, मतलब कोई चेंज ना हो। कोई भी चेंज कैसे नहीं होगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम पे है वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, तुम कैसा भी चेंजेस करते रहो। ठीक है, तो ये ही नेचर हमको यहां पर जानना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले रिएक्शन क्वोशिएंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। रिएक्शन क्वोशिएंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की पावर 1, बराबर है। ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे पार्शियल प्रेशर है, मैंने टोटल प्रेशर को इंक्रीज या टोटल प्रेशर को डिक्रीज किया, तो टोटल प्रेशर के टर्म में मैं क्यूपी का जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ I2 की पावर 1 इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी, वो कितना है 0। तो यहां से जो मेरे पास क्यूपी का एक्सप्रेशन है वो क्या आया, सिंपल, उसके अंदर क्या टोटल प्रेशर का तुम्हारा कोई रोल आएगा, उसका टर्म का कोई भी रोल नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल प्रेशर का टर्म अपॉन NH2 की पावर 1 इंटू NI2 की पावर 1, तो ये है हमारे पास क्यूपी। अब अगर प्रेशर में इंक्रीज करूं तो क्या क्यूपी की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास देखो टोटल प्रेशर का टर्म जो है वो क्यूपी रिएक्शन क्वोशिएंट की एक्सप्रेशन में आ भी नहीं रहा। क्या जो रिएक्शन क्वोशिएंट है उसकी एक्सप्रेशन में टोटल जो प्रेशर है उसका टर्म भी नहीं आ रहा। अगर उसका टर्म नहीं आ रहा तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, चाहे प्रेशर इंक्रीज करो या चाहे डिक्रीज करो, नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब फोर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 ऐसी रिएक्शंस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, तुम प्रेशर को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करो, तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा,
तो ये लिख लीजिए, लास्ट में लिख लीजिए सिंस ये पॉइंट करके इसको फटाफट नोट करिए, देखो सिंस term of pressure is not involved, since term of pressure is not involved in QP thus no effect for delta Ng equals to 0 type of reaction। तो डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर तुम्हारे पास प्रेशर का और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला केस था हमारे पास, डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 वाला, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टा Ng, किसकी बात करें, पॉजिटिव के लिए बात कर लें या फिर नेगेटिव, पहले नेगेटिव की बात करते हैं फिर पॉजिटिव की बात कर लेंगे। तो डेल्टा Ng लेस देन 0, सेकेंड केस है अब हमारे पास डेल्टा Ng लेस देन 0, इस टाइप की रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए डेल्टा Ng लेस देन 0 है, नेगेटिव है डेल्टा Ng, कोई ऐसा एक तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन बताओ जिसके लिए डेल्टा Ng लेस देन 0 हो। जैसे देखिए N2 गैस प्लस 3H2 गैसियस is in equilibrium with 2NH3 गैसियस, राइट। अगर ध्यान से देखोगे यहां पर तो तुम्हारा जो डेल्टा Ng है, डेल्टा Ng इज 2 - 1 - 3 दैट इज -2, डेल्टा Ng इज लेस देन 0। अब क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है तो तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी, तो तुम्हारे पास इसके लिए मान लेते हैं Kp, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी होगा जो कि न्यूमेरिकली कांस्टेंट होगा, उसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जो कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स्ड रहेगा, बराबर है। ओके, मान लिया उसका वैल्यू क्या है, Kp। ओके, अब इसके लिए अगर मैं Qp का एक्सप्रेशन लिखूं, क्या अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Qp का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखो क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 इंटू तुम्हारे पास क्या आता है P टोटल अपॉन N टोटल की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng इज -2। तो तुम्हारे पास जो इफेक्टिवली ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 इंटू N टोटल अपॉन P टोटल की पावर 2। क्योंकि डेल्टा Ng लेस देन तुम्हारे पास 0 है, -2 है, तो जब फाइनली एक्सप्रेशन में जो प्रेशर का टर्म है वो क्या, इसका रोल कहां पर आ रहा है, देखो मैंने सारी वैल्यूज को जब पॉजिटिव किया तो प्रेशर कहां पे चला गया, नीचे में चला गया, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, प्रेशर जो है तुम्हारा रिएक्शन क्वोशेंट की एक्सप्रेशन में कहां पर आ रहा है, कहां पे आ रहा है, जो प्रेशर है तुम्हारे पास रिएक्शन क्वोशेंट की एक्सप्रेशन में कहां पे है, नीचे में। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, नीचे का टर्म इंक्रीज करेगा, हाँ है ना, ओके। तो तुम्हारे पास नीचे डिनोमिनेटर अगर टर्म तुम्हारा इंक्रीज करेगा तो जो रिएक्शन क्वोशेंट है Qp, इसका वैल्यू क्या Kp से कम होगा, बिल्कुल Kp से कम हो जाएगा। पहले क्या था, दोनों इक्विलिब्रियम पे थे, आपस में बराबर थे। अब क्या किया मैंने, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया तो Qp का वैल्यू कम हो गया। तो उस केस में क्या हो गया, Qp का वैल्यू क्या हो गया, Kp से कम हो गया। अगर Qp का वैल्यू Kp से कम हो तो रिएक्शन जो है कौन सी डायरेक्शन में जाती है, ताकि Qp और Kp आपस में क्या हो सके, बराबर हो सके, फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर सकें। तो जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट? ओके, ये भी सोच सकते हो कि देखो टोटल प्रेशर का टर्म इंक्रीज किया, नीचे में ये वाला जो टर्म है वो इंक्रीज कर रहा है प्रेशर का, तो तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है वो क्यूपी का वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए, केपी के बराबर आना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, पी टोटल अगर इंक्रीज किया तो या तो NH3 भी इंक्रीज कर जाए ऊपर में, उतना ही टर्म फैक्टर से अगर NH3 भी इंक्रीज कर जाए, और या फिर N2 और H2 का वैल्यू थोड़ा कम हो जाए। NH3 इंक्रीज करेगा मतलब क्या, NH3 यहां पर क्या है, NH3 किधर है प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्शन किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लॉजिकली अगर सोचना है। N2 और H2 डिक्रीज कर जाए, अगर प्रेशर इंक्रीज करना है तो N2 H2 डिक्रीज कर जाए। N2 H2 डिक्रीज कब करेंगे, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, बराबर है कि नहीं, बोलो। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट करिए। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, क्या अगर प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर अगर डिक्रीज किया मतलब ध्यान से समझना, प्रेशर को डिक्रीज किया तो टोटल प्रेशर का जो टर्म है यहां पर पी टोटल नीचे में है, इसकी वैल्यू को डिक्रीज किया तो डिनोमिनेटर को आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया तो क्यूपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, केपी से बड़ा, तो क्यूपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, केपी से बड़ा। अगर क्यूपी का वैल्यू केपी से बड़ा हो गया तो तुम्हारे पास रिएक्शन किधर में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बराबर है कि नहीं। ओके, अच्छा वॉल्यूम का भी क्योंकि हम साथ में ही देख रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज कर दो या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। प्रेशर को डिक्रीज या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा, ठीक है। आपको अगर याद हो तो देखो तुम्हारे पास इसी के लिए, ये तो मैंने क्यूपी का एक्सप्रेशन लिखा, अगर मैं यही केसी का क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखता तो क्यूसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म कैसे आता, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 इंटू N टोटल अपॉन V की पावर डेल्टा Ng इज -2। क्या मेरे पास यही एक्सप्रेशन होता क्यूसी का? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, देखो एक ही हमको प्रेशर का ही देखने की जरूरत है, वॉल्यूम का एग्जैक्टली उल्टा डबल कर देंगे उसका, लेकिन बस एक विजुअलाइज करवा रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। तो यहां पर क्यूसी जो है इफेक्टिवली, अब वॉल्यूम का टर्म देखोगे तो कहां पे चला गया, ये टर्म ऊपर में चला गया, क्योंकि डेल्टा एनजी यहां पर क्या है, -2। तो देखो मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 इंटू V अपॉन N टोटल की पावर 2। अब देखो वॉल्यूम इंक्रीज करें, देखो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर इंक्रीज किया था मैंने, ध्यान से देखो वॉल्यूम को इंक्रीज किया था, यहां पर जो क्यूसी का एक्सप्रेशन है वो वॉल्यूम में कहां पे आ रहा है, ऊपर में। क्यूसी के एक्सप्रेशन में जो वॉल्यूम है वो कहां पे आ रहा है, ऊपर में। आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ, तो तुम्हारे पास क्यूसी का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यूसी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो तुम्हारे पास इसका मतलब क्यूसी क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज करने पे क्यूसी क्या हो गया, यहां पर केसी से बड़ा हो गया। तो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो क्या सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल, समझे कि नहीं, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बस एक मैंने केस दिखा दिया वॉल्यूम का करके, बाकी कोई जरूरत नहीं है करने की, बस प्रेशर वाला करेंगे, उसका एग्जैक्टली प्रेशर इंक्रीज के साथ जो केस है वो वॉल्यूम डिक्रीज के साथ होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस के लिए। फिर ऐसे ही जो प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज के साथ होगा वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज के साथ जो होगा वो वॉल्यूम डिक्रीज के साथ। ओके, तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर या फिर वॉल्यूम। तो ध्यान से देखो, तो प्रेशर का इफेक्ट वाले में हमने क्या देखा कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है। क्या बोला, ये नहीं समझ में आया,
ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन जी नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में गैसियस जो तुम्हारे पास सब्सटेंसेज हैं वो कम है, बराबर है कि नहीं? और रिएक्टेंट साइड में गैसियस सब्सटेंसेज ज्यादा हैं, राइट? ओके, तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज किया, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब तुम्हारे जहां पर गैस के कम मोल्स हैं उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए फटाफट इस चीज को नोट करने के बाद। फॉर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, मतलब ऐसे लिखना लेस देन जीरो, वैसे पूरा लैंग्वेज में मत लिखना, सिंपल डेल्टा एन जी नेगेटिव। फॉर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन on increase in pressure, on increase in pressure, on increase in pressure, the equilibrium mixture, the equilibrium mixture will shift in forward direction, will shift in forward direction, will shift in forward direction, or 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 in the direction, or in the direction, or in the direction where less number of gaseous, where less number of gaseous substances are present, or where less number of gaseous substances are present। या फिर तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो किधर की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल दूं, या फिर देखो टेक्निकल अगर लैंग्वेज में बोलूंगा तो तुम्हारे पास क्या, कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंसेज प्रेजेंट है, ठीक है? और तुम्हारे पास जो वॉल्यूम का इफेक्ट है वो तुम, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, वाइस वर्सा भी क्या हम बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो तुम्हारा जो रिएक्शन मिक्सर है डेल्टा एन जी लेस देन जीरो टाइप का, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंसेज प्रेजेंट है। ओके, तो और फिर लास्ट में लिख लेना वाइस वर्सा। ओके, चलिए, ये था हमारे पास डेल्टा एन जी लेस देन जीरो का केस। नेक्स्ट वी हैव डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो वाला टाइप ऑफ केस। So the next case we have is delta Ng greater than zero. For delta Ng greater than zero type of reaction, उसके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है उस चीज को देखते हैं। कोई एक एग्जांपल बताइए डेल्टा Ng ग्रेटर देन जीरो का। पहले वाली रिएक्शन कोई उल्टा लिख दे, नहीं, एक काम करते दूसरा लिख देते हैं एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए N2O4 गैसियस is in equilibrium with 2NO2 गैसियस, राइट? अगर ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन के लिए तो डेल्टा Ng वो कितना है, 2 - 1 मीन्स 1, तो डेल्टा Ng क्या है, पॉजिटिव, बराबर है? ओके, अब क्योंकि तुम्हारे पास एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होगी तो मान लेते हैं इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन क्या है, Kp, जो कि कांस्टेंट होगा, ठीक है? अब अगर इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं, Qp का एक्सप्रेशन लिखूं। Qp का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, Qp का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, लिखो, खुद से लिखो, खुद से सोचो। ये वाला केस, दो केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला केस अपने आप से खुद से सोचो। देखो Qp का जो केस है एक्सप्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2O4 की पावर 1, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स की पावर डेल्टा Ng, एंड डेल्टा Ng इज 1, हाँ है ना?
तो जो फाइनली तुम्हारे पास क्यूपी का एक्सप्रेशन है उसके अंदर प्रेशर का टर्म कहां पे आ रहा है, प्रेशर का टर्म कहां पे आ रहा है, ऊपर में आ रहा है, बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है। ओके, अब तुम्हारे पास पूरा का पूरा केस साफ साफ क्लियर है। अगर आप प्रेशर को टोटल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया या फिर मैं बोल दूं वॉल्यूम को डिक्रीज किया, कैसे, चलो वो भी लिख देते हैं। केपी है तो इसके लिए केसी भी होगा, तो क्यूसी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। क्यूसी का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2O4 की पावर 1 इंटू N टोटल अपॉन V की पावर डेल्टा Ng। यही एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि देखो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं। ओके, तो प्रेशर को इंक्रीज करने वाला देखा, तो प्रेशर को अगर मैंने इंक्रीज किया तो ध्यान से देखो उससे क्या होगा, प्रेशर कहां पे है, ऊपर में, तो तुम्हारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो प्रेशर को आपने इंक्रीज किया तो क्यूपी का वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसका प्रेशर को इंक्रीज करने का क्यूपी की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्यूपी का वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, मतलब क्यूपी जो है वो क्या हो गया, केपी से बड़ा हो गया, हाँ है ना। अगर क्यूपी केपी से बड़ा हो गया तो रिएक्शन जो है फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ओके, अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया और वॉल्यूम को इंक्रीज किया, वॉल्यूम वाला केस यहां पे नहीं बोलूंगा मैं, खुद से देख सकते हो, अगर प्रेशर को डिक्रीज किया वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज किया, प्रेशर कहां पे है, न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर का वैल्यू तुम्हारा डिक्रीज किया, मतलब तुम्हारा जो क्यूपी है उसका वैल्यू भी डिक्रीज होगा, क्यूपी का वैल्यू डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज करने पे क्यूपी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो उस केस में क्यूपी क्या हो जाएगा, केपी से कम। क्यूपी अगर केपी से कम है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बराबर है कि नहीं। तो बस यही है तुम्हारे पास डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 वाला केस। देखो इसके ऊपर अब आजकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे देखिए इसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल लिख दूं आप लोगों के लिए कि एक N2O4 यही वाली रिएक्शन है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ किसके, 2NO2 गैस, ठीक है। मान लीजिए मैंने तुमको बोल दिया कि पहले प्रेशर P था, तब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने बोला अल्फा 1 है, फिर पहले प्रेशर P1 है तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा 1, फिर मैंने क्या किया, प्रेशर को चेंज किया P2 जो कि क्या है, ग्रेटर देन है P1 से, जो पहले प्रेशर था P1 उससे ज्यादा है, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने क्या बोल दिया, अल्फा 2। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जैसे कि ऑप्शन ए में अगर दे दूं कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, ऑप्शन सी इज अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 एंड ऑप्शन डी इज सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये मत बोलना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तुक्का नहीं लगाना है, ओके। चलिए करिए, खुद से सॉल्व करिए। तो आई होप कि तुम्हारे पास डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 वाला केस समझ में आया होगा कैसे करना है। तो क्या हुआ, उस क्वेश्चन को देखो, वो जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा एक तरह से ली चैटलियर का ही एप्लीकेशन से सॉल्व होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं बोला है, प्रेशर तो तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो सेम है, क्यूपी की वैल्यू में कोई चेंज, सॉरी केपी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जो रिएक्शन क्वोशिएंट होता है वो तुम्हारा वेरिएबल होता है, वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, राइट। लेकिन तुम्हारा जो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, ओके।
अगर मैं इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले अल्फा 1 और अल्फा 2 ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखो ली चैटलियर से तो हम लोग यह बताते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, ये चीज हम लोग बताते हैं, ठीक है। ओके, तो बोलोगे सर यहां पर हम लोग इस चीज को कैसे यूज करें? बेटा अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, क्या कोई रिएक्शन, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर फॉरवर्ड जा रही है तो तुम्हारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसके बराबर होता है? जनरल तुम्हारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होता है किसके बराबर है? अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाय ए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं तो। अल्फा किसके बराबर होता है? एक्स बाय ए होता है कि नहीं? अब तुम्हारे पास जो इनिशियल मोल्स होते हैं वो तो सेम रहते हैं। अल्फा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन तुम्हारा डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है, डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है मतलब रिएक्शन का वैल्यू, तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये समझना बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज है। अगर अल्फा इंक्रीज कर रहा है तो मतलब रिएक्शन किधर में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अगर अल्फा डिक्रीज कर रहा है मतलब तुम्हारा जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपाउंड डिसोसिएट नहीं हो रहा, बन रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, राइट। ओके, अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर दिया है। अभी जस्ट हमने प्रेशर डेल्टा एनजी, देखो यही वाला केस हमने देखा था, तो इसका जो एक्सप्रेशन था N2O4, क्योंकि रिएक्शन तो अभी सामने यही लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया गलती से। इसके लिए मैं अगर QP का एक्सप्रेशन देखता तो क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2O4 की पावर 1 इंटू P टोटल अपॉन N टोटल की पावर 1। क्या यही था मेरे पास QP का एक्सप्रेशन? क्या है? P2 तुम्हारे पास P1 से बड़ा है, मतलब तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो तुम्हारा QP क्या हो गया? प्रेशर को इंक्रीज करने पर QP क्या हुआ? KP से बड़ा हो गया। QP KP से बड़ा हुआ तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये समझ में आती है? ये बात समझ में आती है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। प्रेशर इंक्रीज किया क्योंकि P2 जो प्रेशर है वो क्या है? P1 से बड़ा है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो P इंक्रीज करने पे QP का वैल्यू KP से बड़ा है, हाँ है ना? तो रिएक्शन किधर में जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में अल्फा क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिसोसिएशन नहीं, अल्फा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब जो तुम्हारे पास P2 प्रेशर पे जो अल्फा है वो क्या होगा? कम होगा पहले वाले अल्फा से। तो अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 इज द करेक्ट आंसर। बराबर है कि नहीं? कैसे क्वेश्चन को रिलेट करना है, सॉल्व करना है? कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास बिल्कुल से आसान क्वेश्चन था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाले लॉजिकल क्वेश्चन है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देना चाहे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता है। कैसे? देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना देता हूं यहीं पर। मान लो उसी केस में अगर इनिशियली प्रेशर P1 इक्वल्स टू 2 atm के ऊपर आपको अगर बोल दिया जाए इस रिएक्शन के लिए कि तुम्हारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितना है? 50%। कितना? तुम्हारे पास प्रेशर 2 atm के ऊपर इस रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 50%। और किसी प्रेशर फाइनल P2 के ऊपर P2 निकालना है आपको, और उसके लिए उस टाइम पर अल्फा जो है वो आपका है 75%। ठीक है, चलिए P2 निकालिए। क्या? P2 निकालिए। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का करने का लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक तुम्हारा बिल्कुल से सेम रहेगा, कुछ भी नहीं है। अल्फा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। तब मैंने क्या बोला था? अगर आपको कभी भी एक टाइम पर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं कि एक कंडीशन के ऊपर आपको दोनों वैल्यू दिया हुआ है और दूसरी कंडीशन पे आपको पूछा है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है अलग अलग कंडीशन पे
उन दोनों को इक्वल करना है। तो पहली वाली कंडीशन के ऊपर के इक्विलिब्रियम का जो एक्सप्रेशन लिखो, सॉरी केपी का जो एक्सप्रेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। N2O4 मैं रिएक्शन इधर लिख रहा हूं, 2NO2। अब याद करो मैंने केपी के एक्सप्रेशन के टाइम बताया था कि अगर हम अल्फा की टर्म में लिखते हैं तो उसके अंदर जो इनिशियल मोल्स होते हैं उसका कोई रोल नहीं आता। तो तुम्हारे पास इसका मैंने मान लिया 1, तो 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा। तो इसका मैं जो केपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा वो किसके बराबर होगा, ये क्या है, मोल्स। तो किसके बराबर होगा, 2 अल्फा की पावर 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 1 इंटू टोटल प्रेशर अपॉन n टोटल की पावर 1। and here n total is total number of moles is 1 minus alpha plus 2 alpha। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। क्या करोगे, मान लेते हैं पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा 1, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा 2। तो क्या करना है, तुम्हारे पास के इक्विलिब्रियम एट अल्फा 1, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, और के इक्विलिब्रियम एट अल्फा 2, वो तो तुम्हारे पास सेम ही होगा, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, ये वैल्यूज आपस में एडजस्ट होंगी और बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करोगे, तुम्हारे पास 4 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू, मान लेते हैं पहले प्रेशर कितना P1 इक्वल्स टू, दोनों के बराबर कर दीजिए, 4 अल्फा 2 स्क्वायर इंटू, बाद में प्रेशर इज P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टोटल मोल्स इज 1 प्लस अल्फा 2, बराबर है कि नहीं। अब इन दोनों में इक्वेट करना है। तो देखो अल्फा 1 कितना है, 50% दिया है, तो अल्फा 1 का वैल्यू निकालोगे तो 50/100, तो तुम्हारे पास ये कितना आ गया, 1/2। अल्फा 2 का वैल्यू निकालोगे तो 75/100% दिया हुआ है, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 3/4। दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करिए, P1 का वैल्यू दिया हुआ है, P2 का वैल्यू निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर जो भी तुम्हारे पास पार्ट रहेगा उसको आगे सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल से आसान पार्ट है, कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो ये था तुम्हारे पास प्रेशर का और वॉल्यूम का इफेक्ट। तो इन शॉर्ट प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट में आपको इतना कुछ नहीं देखना है, बस ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम का कभी भी इफेक्ट ध्यान में अगर तुमको आए तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिएक्शन का नेचर को आइडेंटिफाई करना है। क्या, रिएक्शन के नेचर को आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन किस टाइप का है, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 0 के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, कोई इफेक्ट नहीं होता, बराबर है कि नहीं। डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाले टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर, क्या, डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाले टाइप रिएक्शन में हमने देखा कि प्रेशर इंक्रीज किया तो तुम्हारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ऑफकोर्स उल्टा होगा, ठीक है। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या करना, तुम्हारे पास उस केस के लिए प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक चीज छोटी सी मिस हो गई, तो पहले डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाले के अंदर लिख लेना, ये डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाले केस में लिखना, इससे जो पहले वाला मैंने लिखवाया था। तो डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाली रिएक्शन फॉर तुम्हारा मोस्ट सुटेबल कब होगी, डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाली रिएक्शंस मोस्ट सुटेबल कब होंगी। मोस्ट सुटेबल का मतलब तुम्हारे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बने, मोस्ट फेवरेबल मोस्ट सुटेबल कंडीशन। तो उसके लिए क्या है, डेल्टा एनजी लेस देन 0 के लिए पहले बताना, डेल्टा एन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन मतलब तुम्हारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, बराबर है कि नहीं। क्या, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम बने, ये हमारी कंडीशन है। तो डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाली अगर पन्ना पलट के देखोगे तो वहां पर हमने अभी देखा तुम्हारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती है, जब प्रेशर इंक्रीज करोगे, हाँ है ना। क्या, प्रेशर इंक्रीज करोगे या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे,
तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 वाले केस में लिख लेना तुम्हारे पास इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, क्या इनके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उनका अमाउंट मैक्सिमम बने, तो वो क्या है, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। अगर ये कंडीशन हुआ तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम अमाउंट में बनेंगे। जो एग्जांपल था याद करो, मैंने अभी लिखवाया था N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ NH3, यही था डेल्टा Ng लेस देन 0 वाले केस में। तो याद हो तो ये अमोनिया के प्रोडक्शन का तुम्हारे पास प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है, क्या अभी तुम लोग कुछ लोगों ने अच्छा 12th वालों ने पी ब्लॉक पढ़ लिया है, अभी पी ब्लॉक जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि तुम्हारे पास हेबर्स प्रोसेस से जब हम अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हम जो प्रेशर की कंडीशंस होती हैं वो काफी हाई रखते हैं। रीजन क्या है, रीजन तुम्हारे पास यही है कि तुम्हारी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NH3 का प्रोडक्शन हो, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, यहां पर देख ध्यान से देखोगे डेल्टा Ng लेस देन 0 है इसके लिए, तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, बराबर है, ओके। तो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 वाले के लिए, तो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 के लिए जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, मोस्ट फेवरेबल फिर से इसका मतलब क्या कि प्रोडक्ट का अमाउंट मैक्सिमम बने, प्रोडक्ट का अमाउंट मैक्सिमम बने, ये तुम्हारा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब यही जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने अभी लिखा है जस्ट। तो ये रिएक्शंस जो हैं इनके लिए अभी देखा था मैंने कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जैसे वहां पर डेल्टा Ng लेस देन के लिए जो कंडीशन है एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो यहां पर और मोस्ट फेवरेबल मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती हैं, एट हाई प्रेशर सॉरी लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम। तो इसकी जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, मोस्ट फेवरेबल लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, हाँ है ना, LPHV। और इसके लिए कोड याद करने के लिए HPLV। तो डेल्टा Ng लेस देन 0 के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस दैट इज प्रोडक्ट्स का अमाउंट मैक्सिमम बने, तो तुम्हारे पास लो प्रोडक्ट एंड हाई सॉरी लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं, लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट हालांकि मैं बता चुका हूं, सो थर्ड इफेक्ट हमारे पास कौन सा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, याद करो बेटा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना जरूरी है कि जो रिएक्शन है उसका थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ रिएक्शन जानना जरूरी है। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब कि यहां पर जैसे पिछले केस में डेल्टा Ng पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, क्या जो पिछले केस में हमने देखा डेल्टा Ng पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उस चीज से कोई मतलब नहीं है यहां पर हमको। तो किस चीज से मतलब है हमको, थर्मोडायनेमिक नेचर से। थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ रिएक्शन मींस द रिएक्शन इज आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। समझ में आया कि नहीं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए तुमको क्या जानना जरूरी है कि जो रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली तुम्हारा कैसा है,
तुम्हारा एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, इस चीज का जानना जरूरी है। तो और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने वांट ऑफ इक्वेशन जब टेम्परेचर का रिलेशन देखा था तब मैंने बताया था, ठीक है। तो बिल्कुल से 2 मिनट का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखिए, टू नो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टू नो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, first we have to determine to know the effect of temperature, to know the effect of temperature, first we have to determine the thermodynamic nature of reaction. We have to determine the thermodynamic nature of reaction. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक नेचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक नेचर दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बराबर है कि नहीं। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो यहां पर हमारे पास 2 केस आते हैं। रिएक्शन का नेचर बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब उस रिएक्शन को हमें बाहर से हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन या फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब क्या, रिएक्शन कैसा, एक्सोथर्मिक इन नेचर, बराबर है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज दी जाएगी। अब कोई बोलेगा कि सर अगर आप मान लीजिए इन केस आपको रिएक्शन में नहीं दिया जाए कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, जो डिसोसिएशन की रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस किसकी, जो डिसोसिएशन की रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी डिसोसिएशन का मतलब क्या, टूटना, तो डिसोसिएशन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक। सारी की सारी रिएक्शंस कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक। जैसे कि मान लीजिए चौक होता CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, चूना होता है ना। तो ये आपस में ऐसे अपने, अगर ये चौक होता तो ऐसे खुद से तो नहीं टूटता, उसको तोड़ने के लिए हमको बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ता है ना, उसको गर्म करना पड़ता, हीट करना पड़ता। तो तुम्हारे पास वही है कि बाहर से हमको हीट देना पड़ता, मतलब वो क्या होती, एंडोथर्मिक, बराबर है कि नहीं। तो जैसे देखो ये तुम्हारे पास किस में टूटता है, CaO सॉलिड में और CO2 गैस में, राइट। तो डिसोसिएशन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सारी कैसी किस नेचर की होती हैं, एंडोथर्मिक नेचर की। ओके चलिए, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हम बात करें तो देखो ध्यान से, ln हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ln K2/K1 इक्वल्स टू, K2/K1 मतलब K इक्विलिब्रियम, टू ln K इक्विलिब्रियम 2 अपॉन K इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू डेल्टा H/R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ तुम्हारे पास जो K इक्विलिब्रियम होता है वो इंक्रीज कर रहा है। K इक्विलिब्रियम का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है कि नहीं। तो ये पॉइंट लिख लो। एंडोथर्मिक तुम्हारे पास फॉर केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन on increase in temperature, equilibrium mixture moves in forward direction। और ये क्या होगी, उसके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन भी होगी। मोस्ट फेवरेबल मतलब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो तुम्हारे पास फॉर केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तुम्हारे पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हमको डेल्टा एनजी लेस देन 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन
फॉर केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन, अब यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करने के ऊपर, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब तुम्हारा जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मतलब ज्यादा हीट दे रहे हो तो तुम्हारे पास रिएक्शन अपने आप आगे की तरफ भागेगा। सोचो, खुद ही सोचो, लॉजिकली अगर सोचना है, कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है मतलब उसको हीट देनी पड़ रही है ना, उसको हीट देना पड़ रहा है, तो तुम्हारे पास अगर हीट दोगे तो वो तुमने क्या किया, सोचो टेम्परेचर इंक्रीज, अगर तुम सोचो सिंपल ऐसे ही सोच लो, क्या हो बहुत जाओगे लंबा फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करना इससे बढ़िया ये ऐसे ध्यान में रखो। फॉर केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम्हारे पास क्या, ऑन डिक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सर moves in forward direction and vice versa, बराबर है कि नहीं। चलिए, तो ये था हमारे पास बस टेम्परेचर का इफेक्ट, और कुछ भी नहीं है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। अच्छा, रिएक्शन में कई बार तुम्हारे देखो, जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि एक रिएक्शन है A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस डी, मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया प्लस का 40.7 किलो जूल पर मोल, और मैंने एक और रिएक्शन लिखा, मान लीजिए A2 प्लस B2 प्लस 50 किलो जूल पर मोल, तो इसमें ऐसे अगर लिखा हुआ मिल जाए तो तुम्हारे पास जो रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कैसे पहचानोगे। अगर कभी इन केस ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो एंडोथर्मिक कौन है, एक्सोथर्मिक कौन है, कैसे पहचानोगे। देखो ये रिएक्शन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट साइड में हीट बाहर निकल रहा है, हाँ है ना, यहां पर क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। हीट बाहर किस में निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच क्या बोलेंगे, माइनस का 40.7 किलो जूल पर मोल, राइट। अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन के लिए बात करूं डेल्टा एच की, तो यहां पे क्या हो रहा है, हमको हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, हीट को प्रोवाइड करना पड़ रहा है रिएक्शन मिक्सर को आगे की तरफ ले जाने के लिए। तो डेल्टा एच यहां पर कितना है, प्लस का 50 किलो जूल पर मोल, मतलब रिएक्शन ये कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऊपर वाली रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। ओके, अगर आपको यही चीज देखो, 40 को मैं और ऐसे कैसे लिख सकता हूं, यहां पर ऐसे लिखा होता, इस 40 को, और देखो लिखने के तरीके हैं, अब इसमें डरना नहीं है तुम लोगों को, ऐसे लिखा होता माइनस का 40, तब भी तुम्हारे पास ये रिएक्शन माइनस 40 है, तो ये माइनस को उधर लेके जाओगे, ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा ये। तो तुम्हारा लास्ट में माइनस जिधर भी लिखा है उसको प्लस में लेके जाओ, फिर देखो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आई होप सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोगों के पास जो लास्ट इफेक्ट है, so the last effect we have, जो कौन सा थर्ड इफेक्ट है ना, नहीं फोर्थ इफेक्ट है, वो कौन सा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो तुम्हारे पास यहां पर यह समझना जरूरी है कि इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या है। क्या इनर्ट मटेरियल, इसका मतलब क्या है। देखो जनरली बुक्स के अंदर, मैक्सिमम जो बुक्स हैं उनके अंदर यहां पर इनर्ट गैस लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गैसी सब्सटेंस तुम्हारे पास हो। उसके अलावा कोई और भी
मटेरियल हो सकता है जो इनर्ट हो, तुम्हारा उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। तो इनर्ट मटेरियल का यहां पर मतलब क्या है? इनर्ट मटेरियल का मतलब है कि तुम्हारे पास वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करते। समझ में आएगा नहीं? विच डू नॉट पार्टिसिपेट, इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या है? दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब तुम्हारे जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्शन ना करे, उन सब्सटेंसेस को वो केवल रिएक्शन में तुम्हारे पास मतलब कंटेनर के अंदर केवल प्रेजेंट हो, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो तुम्हारे रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ में प्रेजेंट हो लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करें, उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे इनर्ट मटेरियल। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें इनर्ट मटेरियल को ऐड करने का, तो सबसे पहले इनर्ट मटेरियल को अगर आप ऐड करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, वो काम क्या करेगा? सोचो, आपने इनर्ट मटेरियल को अगर ऐड कर दिया तो इफेक्टिवली फर्क क्या पड़ेगा? जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। बराबर है कि नहीं? क्या जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं इनर्ट मटेरियल के ऐड होने से वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ मोल्स तो इनर्ट मटेरियल के भी आएंगे। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास जो जनरली बुक्स में लिखा रहता है वो यहां पर इनर्ट गैस रहता है। इनर्ट गैस जैसे कि तुम्हारा हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ग्रुप 18 के जो गैसेज होती हैं उनको, उनके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग उस फर्क क्या पड़ता है कि ये सेकंड पॉइंट लिखो, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, on addition of inert material total number of moles increases। inert material को ऐड करने से क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। राइट? ओके, तो अभी हम लोग इनर्ट मटेरियल को कैसे ऐड करते हैं? दो तरीके हैं बेटा, इसमें तुम्हारे पास ए और बी करके दो केस आते हैं। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक जब हम लोग इनर्ट मटेरियल को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करें। जैसे देखिए, मान लीजिए तुम्हारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रखा है, तो इस वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए हमने क्या कर दिया? बाहर से एक इनर्ट मटेरियल को ऐड कर दिया। बराबर है कि नहीं? तब क्या फर्क पड़ेगा? तो तुम्हारे पास यहां पर ध्यान में रखना, किसी भी टाइप की रिएक्शन हो तुम्हारे पास, फॉर any kind of reaction, for any kind of reaction at constant volume, for any kind of reaction तुम्हारे पास नो इफेक्ट। ये ध्यान में रखना, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो देखना। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास तीनों केस बता देता हूं, डेल्टा एनजी 0 पॉजिटिव और तुम्हारे पास नेगेटिव के लिए। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब V क्या है? फिक्स्ड है। वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। अगर मैं यहां पर जैसे कि ये रिएक्शन लिखूं H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2HI, तो क्या इसके लिए मैं केसी का एक्सप्रेशन ये लिखूंगा कि मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन, उल्टा लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 की पावर 1। बराबर है कि नहीं? और कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम के बराबर। हाँ है ना? तो मोल्स ऑफ HI अपॉन वॉल्यूम की पावर 2। तो देखो तुम्हारे पास ध्यान से देखोगे तो सबके अंदर हमने बाहर से इनर्ट मटेरियल को ऐड किया, तो क्या हमने उससे HI के मोल्स, I2 के मोल्स, H2 के मोल्स, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम भी क्या है? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो
तो यहां पर मोल्स भी सेम है, उनके ऊपर भी, क्योंकि इनर्ट मटेरियल को हम ऐड कर रहे हैं तो इनके मोल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए तुम्हारे पास चाहे किसी भी तरह की रिएक्शन हो, दैट इज डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, पॉजिटिव या फिर इक्वल्स टू जीरो, तुम्हारे पास अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट मटेरियल को, इनर्ट सब्सटेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो तुम्हारे पास वो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बच्चे इस चीज को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, ठीक है। सेकंड है अब हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा है तुम्हारे पास जो इनर्ट सब्सटेंस को ऐड करने का तरीका, वो है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। सेकंड वी हैव इज एट कांस्टेंट प्रेशर। देखना ध्यान से, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ध्यान से देखना। यहां पर हमको सबसे पहले रिएक्शन के नेचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस केस में हमको फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का नेचर से मतलब यहां पर कि रिएक्शन जो है उसका डेल्टा एन जी ग्रेटर लेस देन जीरो है, या फिर तुम्हारा सॉरी इक्वल्स टू जीरो है, लेस देन जीरो है, या फिर डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो। इस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले इस केस के लिए मैं बात करता हूं डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो। तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया कि इनर्ट गैस को या फिर इनर्ट सब्सटेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो किस चीज के ऊपर फर्क पड़ता है, कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, राइट। क्या जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे, बराबर है कि नहीं। मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो, तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो, तो तुम्हारे पास इसका एक एग्जांपल लें तो H2 प्लस I2 सबसे अच्छा एग्जांपल है, 2HI। अगर इस रिएक्शन के लिए अगर मैं बेटा QP का एक्सप्रेशन लिखूं, क्योंकि तुम्हारे पास KP तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर KP का वैल्यू तो फिक्स्ड होगा। QP का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ HI की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ I2 की पावर 1 इंटू तुम्हारे पास P टोटल अपॉन N टोटल की पावर डेल्टा एन जी। और यहां पर अगर इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी देखोगे तो डेल्टा एन जी इज 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो डेल्टा एन जी यहां पर 0। तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या हो गया, मोल्स ऑफ HI की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ I2 की पावर 1, और ये टर्म पूरा का पूरा गायब हो गया। तो यहां पर इस रिएक्शन में जो रिएक्शन क्वोशेंट है उसके ऊपर, उसके अंदर किसी तरह से टोटल नंबर ऑफ मोल्स का किसी तरह का कोई रोल नहीं आ रहा। अगर कोई रोल नहीं आ रहा तो क्या QP के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहां पर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो वाले केस में नो इफेक्ट। क्यों, बिकॉज देयर इज no role of total moles in किसमें, इन QP। रिएक्शन क्वोशेंट की एक्सप्रेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स का किसी तरह से कोई रोल नहीं है। तो तुम्हारा जो रिएक्शन क्वोशेंट है उसका वैल्यू एग्जैक्टली KP के बराबर होगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, तो तुम्हारा रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग अब। सो द सेकंड केस वी हैव, फटाफट इसको देखिए, नोट करो। सेकंड केस जो हमारे पास है इनर्ट सब्सटेंस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने के लिए, वो है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो वाले केस में। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, तब तुम्हारे पास अगर इनर्ट सब्सटेंस को ऐड किया तो रिएक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उस चीज को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर मैं लूं
तो वही एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ी देर पहले जो लिया था, N2O4 वाला। N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO2, बराबर है कि नहीं? क्या है? Kp इसका लिए तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अगर मैं बात करूं इसके रिएक्शन क्वोशेंट Qp की, तो Qp किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ NO2, अच्छा, की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2O4 की पावर 1 इंटू P टोटल अपॉन N टोटल की पावर डेल्टा Ng। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना है? 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो की पावर 1। तो ध्यान से देखोगे तो टोटल यहां पर Qp की एक्सप्रेशन में N टोटल का रोल आ रहा है क्या? बिल्कुल। अब अगर आपने इनर्ट सब्सटेंस को ऐड किया तो तुम्हारे पास N टोटल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इनर्ट सब्सटेंस को ऐड करने से क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड होंगे, सॉरी इंक्रीज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए। देखो मोल्स कहां पे हैं इस एक्सप्रेशन में? डिनोमिनेटर के अंदर। मोल्स कहां पे हैं? डिनोमिनेटर के अंदर। कोई बोलेगा सर प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहे हैं, तो देखो P टोटल क्या है? कांस्टेंट है। तो जो चेंज हो रहा है वो कौन हो रहा है? N टोटल। N टोटल इंक्रीज किया, तो N टोटल इंक्रीज करने पर Qp का वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। दैट इज Qp बिकम लेस देन Kp। अगर Qp का वैल्यू Kp से छोटा है तो रिएक्शन किधर की डायरेक्शन में जाएगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर की डायरेक्शन में मूव करेगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बेटा N टोटल डिक्रीज कर गए, क्या, सॉरी N टोटल तो डिक्रीज करेंगे ही नहीं ना, वो क्यों, वो केस क्यों देखना है? ऑफकोर्स अगर इनर्ट सब्सटेंस को ऐड करोगे तो N टोटल इंक्रीज ही करेगा, तो Qp का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो तुम्हारा जो रिएक्शन है डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 वाला, वो हमेशा किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 वाला केस। नेक्स्ट अब हम लोग केस की बात करते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। नेक्स्ट केस वी हैव इज डेल्टा Ng लेस देन 0। डेल्टा Ng लेस देन 0, एग्जाम्पल लिखिए। पेटेंट एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ किसके साथ? 2NH3, बराबर है कि नहीं? रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा Ng देखें तो डेल्टा Ng कितना है इस रिएक्शन के लिए? पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 2 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng इज -2 दैट इज नेगेटिव, बराबर है कि नहीं? इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मान लेते हैं उसका वैल्यू कितना है? Kp। ओके, अब इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रिएक्शन क्वोशेंट को लिखूंगा। रिएक्शन क्वोशेंट किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ NH3 की पावर, इट वुड बी मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 इंटू P टोटल अपॉन N टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की पावर डेल्टा Ng दैट इज -2। तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा? थोड़ा सा कैसे दिखेगा? मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 इंटू N टोटल अपॉन P टोटल की पावर 2, बराबर है कि नहीं? अब आपने इनर्ट सब्सटेंस को ऐड किया। ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बराबर है कि नहीं? N टोटल कहां पे है इस एक्सप्रेशन के अंदर? ऊपर में। अगर N टोटल इंक्रीज किया तो क्या Qp का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा? बिल्कुल इंक्रीज करेगा। अगर N टोटल इंक्रीज किया तो Qp का वैल्यू भी इंक्रीज कर गया। तो तुम्हारे पास Qp, उसका वैल्यू भी इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या है? Qp बिकम ग्रेटर देन Kp। Qp क्या हो गया? Kp से बड़ा हो गया। अगर Qp Kp से बड़ा हो गया तो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ इनर्ट सब्सटेंस को ऐड करने का। इनर्ट सब्सटेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज को भी हमने देख लिया। तो दो कंडीशंस होती है इसके अंदर, ध्यान में रखना, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट सब्सटेंस को किसी भी रिएक्शन में ऐड करेंगे, किसी भी काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए, दैट इज डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो, लेस देन जीरो एंड पॉजिटिव, कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के केस में, सॉरी, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं तो उसमें उस वक्त at that time we have to determine the nature of reaction, that is the reaction is of delta Ng equals to 0, delta Ng less than 0 or delta Ng is greater than 0. For delta Ng equals to 0 no effect, for delta Ng less than 0 तो रिएक्शन तुम्हारे पास किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड फॉर डेल्टा Ng greater than 0 on addition of inert substance reaction will move in forward direction। चलिए, अच्छा, इन कभी कभी एक और चीज छोटी सी बता देता हूं। देखो ध्यान से, लास्ट हमारे पास जो केस है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम के। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, याद हो तो मैंने बताया था कैटलिस्ट क्या होता है, केवल वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, बराबर है कि नहीं। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो वो तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, तो कैटलिस्ट को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहां से नो इफेक्ट, बराबर है कि नहीं, क्या, नो इफेक्ट। तो कैटलिस्ट को ऐड करने से तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे कोई भी टाइप की रिएक्शन हो। तो ये था हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। किसके लिए, एक होमोजीनियस रिएक्शंस, अभी तक हमने जितनी भी देखी तो वो सारी की सारी गैसियस सब्सटेंसेस थे, जहां पर अब हम लोग छोटी सी एक चीज और देख लेते हैं, फॉर हेट्रोजीनियस, ये हेडिंग डाल लो, ली चैटलियर। अच्छा रुको, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल, एक अच्छा क्वेश्चन आता है आजकल, देखो, मान लीजिए अगर मैं रेट और ये टाइम के बीच में जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए क्या हम ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं। ये जो है वो किस चीज को बताता है भाई, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट धीरे धीरे कम होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट इंक्रीज करती है। तो ये रेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इस टाइम के बाद क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम, बराबर है कि नहीं। ये क्या है, विदाउट, ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, विदाउट कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो ये जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ये खुद से सोचो। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, खुद से सोचना, कैसे बनाओगे। बोलोगे कि कैटलिस्ट का काम होता है कि वो रिएक्शन मिक्सर को, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, राइट। मतलब ये जो टाइम है बस वो इधर की तरफ आ जाना चाहिए। मतलब कुछ लोगों के दिमाग में ग्राफ ऐसे आएगा, और ये ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में भी आया था ऐसे ही, फर्स्ट टाइम जब करोगे, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग में भी ऐसे ही आया था, लेकिन फिर मेरे टीचर ने करेक्ट करवा दिया, तो फिर हम भी नहीं भूले। तो क्या करोगे, देखो, जो कि बिल्कुल से सरासर गलत होता है। आप लोगों ने भी यही सोचा होगा कि जो डायग्राम है वो ऐसे आएगा, ये लोग, और उसके बाद थोड़ा सा कांस्टेंट, थोड़ा सा पहले अटेन करवा दोगे इक्विलिब्रियम, बराबर है कि नहीं। उसके बाद ऐसे, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तुम लोग ऐसे ही बनाओगे, जो कि बिल्कुल से गलत है, और मैक्सिमम बुक्स में वही दिया हुआ है, और बिल्कुल से वो गलत है। क्यों बेटा, देखो ध्यान से, अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो क्या होता है,
तुम्हारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तुम्हारा जो कैटेलिस्ट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट को दोनों को इंक्रीज करके रेट को इंक्रीज करता है वो, बराबर है कि नहीं? दोनों रेट को इंक्रीज करके इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेब्लिश करवाता है। अब अगर ध्यान से देखोगे ये जो रेट है किसी टाइम पर देखो, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट तो इंक्रीज कर गया लेकिन फॉरवर्ड का तो डिक्रीज कर गया। फॉरवर्ड का क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो ये जो डायग्राम है वो बिल्कुल से गलत होगा। तो दोनों रेट क्या होनी चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो देखो जो डायग्राम बनेगा, जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो कुछ इस हिसाब से होगा। बिल्कुल जो पहले वाला टाइम था उससे जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, लेकिन ये ऐसा डायग्राम बनेगा किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, बैकवर्ड डायरेक्शन का भी इंक्रीज किया और इक्विलिब्रियम भी पहले स्टेब्लिश हो गया। जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही बोलता है। बहुत सारी किताबों में जो मैंने बताया अभी ये वाला डायग्राम दिया हुआ मिल जाएगा, शायद जहां तक मैंने जितनी किताबों में देखा है, जो कि गलत है। क्यों? देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट तो इंक्रीज करेगा लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट तो इंक्रीज कर जाएगा लेकिन उस डायग्राम में फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के लिए। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे? ली चैटलियर ऑन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। हेट्रोजीनियस मतलब जैसे तुम्हारे पास एक से ज्यादा जहां पे फेजेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O लिक्विड। ठीक है, ओके। दूसरा जैसे केस की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए सल्फर या फिर कार्बन डायमंड की फॉर्म में इज इन इक्विलिब्रियम विथ कार्बन, ये तुम्हारे पास ग्रेफाइट के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर क्या है? दोनों के दोनों अलग अलग फेजेज हैं। ठीक है, यहां पर गैसियस सब्सटेंसेस एक भी नहीं है। तो यहां पर हम लोग ली चैटलियर को कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको इसके लिए डेंसिटी दे दिया, कितना? मान लीजिए 3.5 और इसके लिए मैंने दे दिया डेंसिटी कितना? 2.8 ग्राम। एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू सही हो सकता है सही भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कोई तुम्हारे पास सही है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहां पर अब कैसे लगाएंगे? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये बताओ H2O सॉलिड और लिक्विड क्या है? आपस में इक्विलिब्रियम में। H2O सॉलिड फॉर्म में मतलब आइस की फॉर्म में, या तुम्हारे पास यही क्या होगा? आइस इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर, ऐसे लैंग्वेज में लिख कर देगा आइस इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर। तब हम लोग ली चैटलियर को कैसे लगाएंगे? तो अगर तुमको याद हो केमिकल बॉन्डिंग में, तो मैंने बताया था कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बराबर है कि नहीं? ओके। और तुम्हारा अगर हाइड्रोजन और आइस वाटर जो है वो जब सॉलिड स्टेट में होता है तो तुम्हारे पास केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये मैंने कहां पे बताया था? केमिकल बॉन्डिंग में। जो आइस वाटर होता है वो सॉलिड स्टेट में केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब तुम्हारा जो आइस होता है वो अपने लिक्विड स्टेट से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हाँ है ना? क्या यहां पर आइस का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है और इसका वॉल्यूम कम होता है, बराबर है कि नहीं? केवल ये आइस के केस में हमने देखा है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ही हो। स्पेशली ये तुम्हारे पास ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करोगे बेटा? प्रेशर इंक्रीज देखो तुम्हारे पास प्रेशर इंक्रीज करने के साथ क्या
तुम्हारे पास जो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर भागेगा, रिएक्शन भागेगा तुम्हारा लेस वॉल्यूम की डायरेक्शन में। क्या प्रेशर इंक्रीज करने के साथ ऑन इंक्रीज इन प्रेशर, ऐसे केस में क्या करोगे, ऑन इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम। मतलब अगर आप तुम्हारे पास आइस के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो तुम्हारा जो आइस है वो क्या कर जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, मतलब मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। बराबर है कि नहीं? ओके, ये चीज को ध्यान में रखना, इस पॉइंट को। जनरली तुम्हारे पास सॉलिड्स होते हैं वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, लिक्विड्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। और देखो जनरली की बात कर रहा हूं, जनरली तुम्हारे पास जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम किसका होता है, सॉलिड्स का, फिर लिक्विड का, और फिर होता है तुम्हारे पास गैसेस सब्सटेंसेस का। बराबर है कि नहीं? जनरली तुम्हारे पास सॉलिड्स का वॉल्यूम सबसे कम होता है, फिर लिक्विड का, फिर गैसेस का। लेकिन आइस के केस में थोड़ा सा एक केज टाइप का स्ट्रक्चर होने की वजह से आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर यहीं पे तुम अगर बात करते कार्बन डायमंड का और जैसे कार्बन ग्रेफाइट का, तो डायमंड का और ग्रेफाइट का क्या है तुम्हारे पास, डेंसिटी दिया हुआ है। तो क्या करोगे बेटा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो जिसका डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम कम है। बराबर है कि नहीं? डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम कम है। ठीक है, और एक काम करते हैं, उल्टा लिख देता हूं मैं, इधर मैं ग्रेफाइट लिखता हूं, चलो फिर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड और ये ग्रेफाइट, डेंसिटी जिसका ज्यादा, क्योंकि मास तो क्या रहता है, सेम रहता है ना, मास कंजर्व्ड है, तो डेंसिटी जिसका ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। बराबर है कि नहीं? इसका डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम। तो आपने देखा होगा कि डायमंड्स को तुम्हारे बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑफकोर्स सोचो भी, अगर हाई प्रेशर होगा, इंक्रीज इन प्रेशर, इक्विलिब्रियम किधर की डायरेक्शन में जाएगा, लेस वॉल्यूम। दोनों में वॉल्यूम किसका कम है, डायमंड का, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। तो इसके लिए तुम्हारे पास तो हाई प्रेशर, तुम्हारे पास हाई प्रेशर से यहां पर क्या होगा, रिएक्शन मोर डायमंड विल फॉर्म, मोर डायमंड विल फॉर्म। बराबर है कि नहीं? ऐसे देखो जैसे सल्फर सॉलिड, सल्फर, एक और लास्ट एग्जांपल फिर हमारा चैप्टर वाइंड अप करते हैं। सल्फर जैसे सॉलिड और इज इन इक्विलिब्रियम विथ सल्फर लिक्विड, अगर ऐसा है तो अभी मैंने क्या बोला कि जनरली बाकी कुछ भी नहीं है तो सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है लिक्विड से, तो इसका वॉल्यूम क्या है, लेस वॉल्यूम, और ये क्या है, हाई वॉल्यूम। तो सल्फर सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सुटेबल कंडीशन क्या होगी, लो प्रेशर। क्या, लो प्रेशर। और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑफकोर्स रिएक्शन अपने आप भागेगी, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ तो सॉलिड जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। बराबर है कि नहीं? तो क्योंकि देखो अभी मैंने लिखा है इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम विल मूव इन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, तो यहां पर लेस वॉल्यूम इसका है, तो इंक्रीज करोगे तो तुम्हारे पास पीछे की तरफ जाएगा, डिक्रीज करोगे प्रेशर को तो तुम्हारे पास ये जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग वाइंड अप करते हैं चैप्टर को। ओके।